हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट। थर्ड लेक्चर 3 लेक्चर इसमें पढ़ चुके थे। अभी लगभग 2 लेक्चर इस लेक्चर को मिला के भी हो सकता है 1 लेक्चर और पढ़े। वैसे 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोई डाउट होता है तो हम उसमें 6 लेक्चर तक में कंप्लीट करा देंगे लेसन। ठीक है, लाइट की थोड़ा मौसम की वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से रेगुलर वीडियो नहीं पढ़ पा रहा है, तो कोशिश करेंगे रेगुलर पढ़ते रहें। देखिए अब इसमें समझेंगे, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में 3 लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री के बारे में, सबसे पहले बताया था, फिर कुछ परिभाषाएं बताई थी प्रत्येक लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने ठोस, द्रव और गैस मतलब द्रव या पदार्थ की अवस्थाओं की तुलना करना आप लोगों को सिखाया था। अब देखो इसमें बात करते हैं किसमें, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले गलन की, कि गलन क्या होता है। देखो होता क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएं कि ये हमने ले लिया एक पिंड है लोहे का, काय का बना है, आयरन मतलब लोहे का बना हुआ है, और इसका हमने ताप बढ़ाना चालू किया। इसका हम लोग ताप क्या कर रहे हैं, ताप इसका बढ़ा रहे हैं। जब इसको ताप करेंगे या गर्म करेंगे या ऊष्मा बढ़ाएंगे तो इसकी ऊष्मा क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ाते जाएंगे, ताप बढ़ाते जाएंगे, इसकी ऊष्मा क्या होगी, बढ़ती जाएगी लगातार। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब उस ताप से अधिक ताप दे दिया जाए तो ये पिघलना चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये पिघलना चालू हो जाएगा। जब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम ताप देंगे, पहले साधारण ताप पे रखा हुआ था, इसको हमने क्या किया, जब इसको हमने ताप दिया तो ताप देने पर, ताप बढ़ाने पर इसकी ऊष्मा बढ़ी है, गर्म होने लगेगा। निरंतर हम इसकी ऊष्मा बढ़ाते जाएंगे, ताप क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ जाए। जिस हिसाब से ताप बढ़ेगा इसकी ऊष्मा लगातार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब इसको, पहले तो ये बिल्कुल लाल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उस ताप से इसको अधिक ताप दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये पिघलने लगेगा। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये पिघलने लगेगा। तो एक नियत ताप के बाद ठोस किस अवस्था में, पिघलने का मतलब किस अवस्था में बदलने लगा, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में, ठोस क्या हुआ, एक नियत ताप के बाद किस अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में बदलने लगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, मेल्टिंग जिसको बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। और जिस ताप पर, एक नियत ताप के बाद, पहले इसको हमने गर्म किया करना चालू किया था, ये गर्म होता गया था, लेकिन एक ताप के बाद ये क्या होने लगा था, पिघलने लगा था। तो जिस अधिक ताप पर ये क्या होता है, ठोस द्रव में बदलने लगता है, उस नियत ताप को क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो इस नियत ताप को, उस नियत ताप को गलनांक कहते हैं। और ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। बात समझ में आ रही, जब किसी ठोस पदार्थ का ताप हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो निरंतर बढ़ाते रहते हैं तो उसकी ऊष्मा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। परंतु एक नियत ताप के बाद ठोस क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, मतलब ठोस पिघलने लगता है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, द्रवण बोलते हैं, या पिघलना बोलते हैं। गलन बोलते हैं, द्रवण बोलते हैं, या पिघलना बोलते हैं। और जिस नियत ताप पर, जिस नियत ताप पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस नियत ताप को गलनांक कहते हैं। और प्रत्येक ठोस पदार्थ के लिए गलनांक का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इस लोहे को पिघलाने के अलग चाहिए टेम्परेचर, तापमान, और आपको प्लास्टिक को पिघलाने के लिए उससे कम चाहिए, चांदी को पिघलाने के लिए अलग ताप चाहिए। तो प्रत्येक ठोस को पिघलाने के लिए एक अलग ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात एक अलग ताप के बाद अलग अलग ठोस पदार्थ पिघलना चालू हो जाते हैं। जैसे प्लास्टिक बहुत जल्दी पिघलने लगेगी, जबकि लोहा क्या होगा, उससे देर में पिघलेगा। तो बात समझ में आई, क्या होता है, जब किसी ठोस पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है, साथ में रिपीट कीजिए याद हो जाएगा, जब किसी ठोस पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी ऊष्मा में वृद्धि होने लगती है। ताप बढ़ाने पर उसकी ऊष्मा में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। परंतु एक नियत ताप के बाद ठोस पदार्थ या पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गलन कहते हैं, पिघलना कहते हैं, या द्रवण कहते हैं। द्रवण का मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। और जिस नियत ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, उस नियत ताप को क्या बोलते हैं, उस नियत ताप को गलनांक कहते हैं।
ठीक, प्रत्येक पदार्थ के लिए गलनांक का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये हो गई गलनांक की परिभाषा, और जो स्क्रीन में आपको देखी गई है आप उसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी, गलन की व्याख्या की। अभी तो आप लोगों ने क्या समझा, गलनांक। अब बात करते हैं किसकी, गलनांक की, गलन की व्याख्या की। देखो होता क्या है, एक चीज और समझना कि जब पदार्थ ठोस से पहले तो उसका ताप बढ़ता गया, ताप उसका बढ़ता गया, और ताप बढ़ते बढ़ते इसका जब ताप बढ़ता गया तो एक स्थिति ऐसी आई कि उस ताप के बाद ये किसमें बदलने लगा, द्रव अवस्था में बदलने लगा। अब क्या होगा, जब ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा तो अब इसका ताप नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक कि ये पूर्णतया किस अवस्था में न परिवर्तित हो जाए, द्रव अवस्था में न परिवर्तित हो जाए, तब तक इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक ये किस में बदल न जाए, द्रव ठोस पूर्णतया द्रव अवस्था में न परिवर्तित हो जाए। पहले तो ताप बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही पिघलना चालू हो गया, इसमें इसकी ऊष्मा में वृद्धि कम हो गई, और वृद्धि रुक गई। अब क्या होगा, इसका ताप, अब इसका ऊष्मा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब ऊष्मा क्या हो रही, ताप तुम बढ़ा रहे हैं लेकिन इसकी ऊष्मा नहीं बढ़ रही, और ये किस में बदल रहा है, अब द्रव अवस्था में बदल रहा है। क्लियर। और कब तक इसमें ऊष्मा में वृद्धि नहीं बदल होगी, ऊष्मा में, जब तक यह पूर्णतया ठोस किस में ना बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए। तो अब देख रहे हैं ताप तो बढ़ रहा है लेकिन ऊष्मा नहीं बदल रही है। तो इस ऊष्मा को क्या बोलते हैं, इसकी गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ताप के बढ़ाने पर भी ऊष्मा में परिवर्तन ना हो, ऊष्मा में वृद्धि ना हो, तो इस प्रकार की ऊष्मा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्लियर। अब बात करते हैं गलन की व्याख्या की। अब देखो करते हैं हम लोग गलन की व्याख्या। गलन की व्याख्या की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गलन की व्याख्या। तो देखो आपको क्या करना है, यहां से कुछ नहीं नोट करना है जब तक हम ना कहें। आपको जो स्क्रीन में दिया गया है उसी को नोट करना है, बस समझना आपको यहाँ पे बोर्ड पे। तो गलन की व्याख्या में कहता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी ठोस का ताप बढ़ाते हैं, कोई ठोस पदार्थ होता है, इसके हम क्या करते हैं, इसका ताप बढ़ाते हैं। ध्यान से समझना, याद भी हो जाएगा आपको यहीं पे। जब किसी ठोस का ताप बढ़ाते हैं तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अणुओं, ये ऊपर एरो का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। अणुओं की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और आपको पता है कि अणुओं के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अंतरा आणुक स्थान, आपको पहले बता चुके हैं। तो जब बढ़ाते हैं तो जो अणुओं, जो अंतरा आणुक स्थान होता है, अणुओं के बीच स्थान जो होता है, अणुओं के बीच रिक्त स्थान, बीच जो रिक्त स्थान होता है वो कम होने लगता है, अर्थात अणु क्या होते हैं, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समझो गलन की व्याख्या। जब ठोस का ताप बढ़ाया जाता है, ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल सेम आपको थ्योरी में दे रहा भी रहा होगा, थोड़ा बहुत केवल परिवर्तन होगा। तो जब किसी ठोस का ताप बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा निरंतर बढ़ने लगती है, जिससे अणुओं के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है। और जब रिक्त स्थान बढ़ता गया तो एक स्थिति ऐसी, जैसे ताप बढ़ाते गए रिक्त स्थान बढ़ता गया, ताप बढ़ाते जा रहे हैं रिक्त स्थान बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता है कि अणुओं के बीच जो कार्य करता है वो कौन बल कार्य करता है, अंतरा आणविक बल। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एक नियत ताप के बाद उनके बीच जो अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है या मुक्त हो जाते हैं, और इस स्थिति में ठोस क्या होता है, पिघलने लगता है। जब हम ठोस का पहले क्या कर रहे हैं, ताप निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं, ताप बढ़ाते जा रहे हैं, गति ऊर्जा कम हो बढ़ती जा रही, ताप बढ़ा रहे हैं, गति ऊर्जा बढ़ रही, लेकिन उनके अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान था वो क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। और रिक्त स्थान बढ़ता जा रहा है अर्थात उनके बीच कार्य करने वाला, अणुओं के बीच कार्य करने वाला अंतरा आणविक जो बल है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। अंतरा आणविक बल निरंतर घटता जा रहा है। अंतरा आणविक बल घटता जा रहा है अर्थात वो कण और दूर दूर होते जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होते जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि एक नियत ताप के बाद, जिस नियत ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, एक नियत ताप के बाद जो अणुओं के बीच कार्य करने वाला अंतरा आणविक बल होता है वो खत्म हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है, अर्थात अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ठोस क्या होता है, गलने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, आपको बता चुके हैं। और क्या बोलते हैं, द्रवण बोलते हैं या पिघलना बोलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, गलन की व्याख्या होगी कि गलन किस प्रकार होता है। अब बात करते हैं कि गलनांक पर अपद्रवों का प्रभाव। अपद्रव क्या होता है, अपद्रव का मतलब होता है कि जैसे लोहा है, लोहे के साथ किसी अन्य पदार्थ को मिक्स किया कर दिया जाए
उसे क्या बोलेंगे? अपद्रव। अपद्रव का मतलब कोई अन्य चीज मिला, मतलब शुद्धता ना रहे उसमें। तो होता क्या है, जब किसी पदार्थ में अपद्रव पदार्थ मिला दिया जाता है, मतलब वो शुद्ध ना रहे, कुछ और उसके साथ ऐड कर दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? वही वो अपद्रव कहलाता है। तो जब अपद्रव के प्रभाव की बात कर रहा है, तो किसी जब शुद्ध ठोस पदार्थ में कोई अपद्रव मिला दिया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है, गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गलनांक पर दाब का प्रभाव। तो गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है, ये आप समझिए। देखो होता क्या है, अधिकतर जो ठोस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब उनका हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, मतलब जब वो गलना प्रारंभ करते हैं तो उनका आयतन बढ़ने लगता है। जब हम वो गलते हैं तो उनका क्या होता है? आयतन बढ़ता है, मतलब वो ज्यादा एरिया लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनका आयतन कम होने लगता है गलने पर। जैसे बात करें तो आपकी किसकी हो गई? बर्फ की। बर्फ ठोस होता है, कि जो पिघलता है तो उसका आयतन क्या होते हैं? होने लगता है, कम होने लगता है। तो आप ध्यान से समझना, जिन ठोसों का को गलने पर, वे ठोस जो इनका जो गलने पर जिनका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, जिनका आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। और जो ठोस क्या होते हैं? जो ठोस गलने के बाद जिन ठोसों का आयतन क्या होता है? कम होता है। गलने के बाद जिन ठोसों का आयतन कम हो जाता है, वे ठोसों उन ठोसों का दाब बढ़ाने पर गलनांक भी कम हो जाता है। बात समझ में आई? गलनांक के प्रभाव की तो आपको बताया, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो गलने पर, अधिकतर ठोस ऐसे होते हैं जो गलने पर जिनका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। आयतन आपको बता चुके हैं कि जितना कोई पदार्थ एरिया घेर रहा है उतना उसका आयतन होगा, वही उसका आयतन कहलाता है। तो अधिकतर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको क्या कहते हैं? गलने पर जिनका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो गलने पर क्या होते हैं? उनका आयतन कम होता है, जैसे बर्फ। बर्फ को जब गलाएंगे तो उसका आयतन क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। क्लियर? अब यही कह रहा है आपको कि वे ठोस जिनका आयतन दाब गलनांक पर बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। और ऐसे ठोस जिनका आयतन गलनांक पर या गलन के बाद क्या होता है? कम होता है, दाब लगाने पर उनका गलनांक भी क्या होता है? कम हो जाता है। ये आपने पढ़ा गलनांक पर अपद्रव का प्रभाव, और गलनांक पर किसके प्रभाव की बात की? दाब के प्रभाव की। अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों, हिमीकरण। हिमीकरण क्या होता है? हिमीकरण को कहता है फ्रीजिंग। फ्रीज का मतलब कर जानते हैं आपको? जमाना, जमना। कह रहा है फ्रीजिंग मतलब हिमीकरण। तो देखो हो क्या रहा है कि जब ठोस क्या होता है, अगर द्रव में ताप बढ़ाने पर, ठोस जब ताप बढ़ाने पर द्रव अवस्था में बदलता है, तो द्रव भी तो ताप घटाने पर ठोस अवस्था में बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? द्रव क्या होगा? ताप बढ़ाने पर किस अवस्था में बदलेगा? द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में बदलेगा। द्रव ताप घटाने पर, जैसे कोई द्रव दे रहा है, द्रव दे रहा है, इसका हमने ताप क्या किया? कम किया। जब ताप कम करेंगे तो क्या होना चालू हो जाएगा? ठंडा होने लगेगा। ये क्या होगा? ठंडा होगा। और जब गर्म करने पर इसके अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ रही थी, तो ठंडा करने पर गति ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। उनके गर्म करने पर अंतराणविक बल, अंतराणविक स्थान जो था, रिक्त स्थान था, वो क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो अब क्या होगा? घटेगा। और जब घटेगा तो अणु क्या आएंगे? और पास पास आएंगे। जब अणु ज्यादा पास पास आ जाएंगे तो अवस्था कैसी होती जाएगी? ठोस अवस्था होती जाएगी। क्योंकि ठोस अवस्था में आपको बताया था कि अणुओं के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है, मतलब अणु सबसे पास पास होते हैं। द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। समझ गए? तो होता क्या है कि जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है, जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है, ऐसे ही परिभाषा जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही समझना है। क्या लिखेंगे? जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो सर्वप्रथम उसका ताप क्या होता है? घटने लगता है, उसकी ऊष्मा में कमी आने लगती है। ताप कम करते हैं, उसकी ऊष्मा में कमी आने लगती है। एक नियत ताप पर, पहले तो घटता गया ऊष्मा, लेकिन एक नियत ताप के बाद क्या होता है? ठोस द्रव, एक नियत ताप के बाद द्रव अवस्था जो होती है वो किसमें बदलने लगती है? ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। जैसे जल है, फ्रिज में रख देते हैं तो पहले तो वो ठंडा होता है, लेकिन नियत ताप के बाद क्या होता है? वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। और जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, ध्यान से साथ रिपीट करेंगे, जिस ताप पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस नियत ताप को क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। तो हिमीकरण क्या था? हिमीकरण वह था कि जब किसी
द्रव को ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, उसका ऊष्मा कम होती जाती है। एक नियत ताप के बाद द्रव क्या होता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। जिस ताप पर, जिस नियत ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है, उस नियत ताप को क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। ठीक है, क्यों होता है आपको समझा दिया कि जब ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की गति ऊर्जा कम होने लगती है, अणुओं के बीच अंतराणविक बल कम होने, स्थान कम होने लगता है, उनके बीच बल अधिक प्रबल होने लगता है, इसलिए वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वथन की। क्वथन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होती है, उबलना क्या होता है। तो क्वथन की बात करें तो आपने देखा है कि जब किसी द्रव को उबाला जाता है या गर्म किया जाता है तो पहले तो उसका ताप बढ़ता जाता है द्रव का ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो द्रव का ताप पहले बढ़ता गया, एक नियत ताप के बाद वो द्रव क्या होगा, अब वो ऊष्मा उसकी नहीं बढ़ेगी, अब वो किस में बदलने लगेगा, वो भाप में बदलने लगेगा। समझ रहे हैं ना, किस अवस्था में बदलने लगता है, भाप में बदलने लगता है। तो इस अवस्था को क्या होते हैं, मतलब वो गैस में बदलने लगते हैं, ठोस द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं। और जिस ताप पर, जिस नियत ताप पर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, जिस नियत ताप पर द्रव क्या होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, इस नियत ताप को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्वथनांक। फिर से समझेंगे क्वथनांक को, अभी इनको सबको हम रिपीट कर देंगे एक बार। क्वथनांक क्या होता है, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है, उसका ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें उस निरंतर उसकी ऊष्मा में वृद्धि होती रहती है। एक नियत ताप के बाद द्रव क्या होता है, द्रव की ऊष्मा में वृद्धि नहीं होगी, अब वो क्या होगा, एक नियत ताप के बाद वो सीधे किस अवस्था में बदलने लगेगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और जिस नियत ताप पर द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस नियत ताप को क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। तो क्वथनांक समझ में आया क्या होता है और क्वथन समझ में आया क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है कि जैसे जब द्रव को या जल को ठंड गर्म किया जाता है तो क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो ऊष्मा में परिवर्तित होने लगता है, फिर उसका ताप नहीं बढ़ेगा, उतना रहेगा, वो किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। इसको बोलते हैं क्या, क्वथनांक या उबलना कहते हैं। तो द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है या सारे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब इसमें गुप्त ऊर्जा की ऊष्मा की बात करें तो देखो होता क्या है, जैसे 1 किलोग्राम द्रव है तो 1 किलोग्राम द्रव को क्या करने के लिए, ऊष्मा में परिवर्तित करने के, पहले तो उबलता गया, क्वथनांक पर आ गया, क्वथनांक के बाद वो किस अवस्था में बदलने लगे, गैसीय अवस्था में, अब उसका ऊष्मा में वृद्धि नहीं होगी। तो 1 किलोग्राम द्रव को क्वथनांक के बाद किसमें, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसे उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा समझ में आ गई। अब इन तीनों चीज़ों को एक बार फिर से हम रिपीट करा दे रहे हैं आपको, तो ये आपको रिपीट हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपने बात किया था किसकी, गलन की, कि गलन क्या होता है। गलन, गलन के बाद किसकी बात की थी, हिमीकरण, हिमीकरण, और हिमीकरण के बाद किसकी बात की थी, क्वथनांक, क्वथनांक की बात की थी। गलन, हिमीकरण और क्वथनांक। देखो गलन क्या होता है, गलन की बात करें तो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से किस में बदलता है, द्रव अवस्था में बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। ठीक है, जब पदार्थ द्रव अवस्था से किस में बदलता है, ठोस अवस्था में बदलता है, इसको हम इस तरह उल्टा लिखे दे रहे हैं ऐसे, जब कोई पदार्थ क्या होता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो इसको बोलते हैं हिमीकरण, हिमीकरण कहते हैं। क्लियर, ये किस में बदल रहा है, ठोस अवस्था में, ये किस में बदल रहा है, द्रव अवस्था में। ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है, द्रव से ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। जिस नियत ताप पर ठोस द्रव में बदलने लगता है उसको क्या बोलते हैं, उस ताप को बोलते हैं गलनांक। और जिस ताप पर द्रव क्या होता है, जिस नियत ताप पर द्रव किस में बदलने लगता है, ठोस अवस्था में, उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। इसके बाद बात करें कि द्रव, उसको क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं, सॉरी क्वथनांक बोल दिए। द्रव किस अवस्था में बदलने लगे, गैसीय अवस्था में,
द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। अब देखो बात करें क्वथनांक पर दाब के प्रभाव की। तो क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है? तो क्वथन होता क्या है? उबलना चालू कब होता है? जब वायुमंडलीय दाब क्या हो, जब जो बाह्य दाब दिया जाए, द्रव का दाब उसका ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। यदि द्रव पर लगे वायुमंडलीय दाब में कमी कर दी जाए तो कम ताप पर ही द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब हम ताप द्रव का जो वाष्प दाब होगा, द्रव मतलब जो लिक्विड लिया गया, इसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तब प्रक्रिया क्या होती है? क्वथन की होती है, क्वथनांक होता है। यदि हम क्या करें? वायुमंडलीय दाब को कम कर दें, तो वायुमंडलीय दाब को जब कम कर देंगे तो कम ताप पर ये क्या होगा? द्रव का जो दाब होगा वो क्या होगा? कम दाब पर ही वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब जहां कम है वहां कम दाब पर ये क्या होगा? क्वथनांक में परिवर्तित हो जाएगा। और जहां वायुमंडलीय दाब अधिक है वहां पे क्या होगा? अधिक दाब पर ये क्वथन में परिवर्तित होगा। क्लियर? क्वथनांक होने लगेगा या उबलने लगेगा। तो ये बात हो गई किसकी? द्रव या वाष्प दाब के वायुमंडलीय दाब के प्रभाव की। इसके बाद देखो क्वथनांक के बाद बात करते हैं किसकी? ऊर्ध्वपातन की। पहले आपने समझा क्या? सबसे पहले आपने समझा ठोस का द्रव में बदलना जिसे गलन कहते हैं। फिर पढ़ा द्रव का ठोस में बदलना जिसे हिमीकरण कहते हैं। फिर पढ़ा द्रव का किस में बदलना? द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना जिसे क्या बोलते हैं? क्वथन कहते हैं। अब देखो ऊर्ध्वपातन क्या है, बात करते हैं। आपको बताया कि जो परिभाषा लिखनी है वो आपको स्क्रीन से ही नोट करनी है। ऊर्ध्वपातन, वैसे आज की लेक्चर में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बोर्ड से नोट करना हो, केवल स्क्रीन में लिखी परिभाषा नोट कर लेंगे। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कपूर को जलाया जाता है, कपूर का ताप बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है? वो कभी क्या पिघलता है? वो सीधे सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। होता तो ठोस है लेकिन डायरेक्ट सीधे क्या होता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर, निरंतर ताप बढ़ाए रहने पर वो क्या होते हैं कि गैसीय द्रव अवस्था में न परिवर्तित होकर सीधे क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात? क्या होता है? कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर क्या होते हैं? जिनका अधिक ताप बढ़ा देने पर वो द्रव अवस्था में न परिवर्तित होकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर? और ऊर्ध्वपातन का एक उल्टा होता है, क्या होता है? विक्षेपण। ऊर्ध्वपातन का ही एक विक्षेपण है, विक्षेपण। अब विक्षेपण क्या है? देखो ठोस का, ये है ठोस, ठोस का सीधे किसमें? गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और गैस का किसमें? गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। क्लियर? तो ये बात हो गई किसकी? विक्षेपण की। तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा इस लेक्चर में द्रव के तरल गलन के बारे में, हिमीकरण के बारे में, क्वथनांक के बारे में, ऊर्ध्वपातन के बारे में और विक्षेपण के बारे में पढ़ा। अब देखो बात करते हैं किसकी? संघनन की। संघनन क्या होता है? संघनन, बात करते हैं किसकी? संघनन की। देखो संघनन का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थों के वाष्पों को जब ठंडा किया जाता है, जो वाष्प होती है आपको पता है वायुमंडल में वाष्प पाई जाती है, जब वो ठंडी होती है तो क्या होती है? जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है। मतलब वो द्रव अवस्था में, जल की बूंद क्या है? जल क्या है? द्रव अवस्था है। तो द्रव अवस्था में बदल जाती है और वो बड़े बड़े बूंद बन के नीचे क्या होते हैं? बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। तो होता क्या है? वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में या द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अच्छा, वाष्पीकरण और संघनन में क्या? वाष्पीकरण समझ लो क्या होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? किसी द्रव अवस्था का
हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे या साधारण वायुमंडलीय दाब पे उसको ठंडा ना किया जाए, साधारण वायु जैसे हम लोग कपड़े क्या करते हैं, गीली करके फैला देते हैं, उसको उसमें गर्म तो किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो किस में बदल जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना। क्वथनांक और इसमें समझना, क्वथनांक में द्रव को गर्म किया गया था तब ताप बढ़ाया गया था, तब वो बदले थे गैसीय अवस्था में। लेकिन क्या किया गया, कपड़े को जब हमने गीला करके फैला दिया तो वो क्या हुआ, कुछ देर बाद वो क्या होता है, सूख जाता है। अर्थात एक नॉर्मल वायुमंडलीय दाब पर या नॉर्मल वायुमंडलीय ताप पर ही वो क्या हो जाता है, साधारण ताप पर ही जो हमारे प्रकृति का या वायुमंडलीय ताप है उस पर ही वो क्या होता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है द्रव। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। और वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है, वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। जिस दिन ज़्यादा धूप या ज़्यादा गर्मी होगी वाष्पीकरण क्रिया ज़्यादा होगी, कम गर्मी होगी, जैसे सर्दियों में कपड़े देर में सूखते हैं, गर्मियों के दिनों में जल्दी सूख जाते हैं। समझ रहे हैं। फिर कह रहा है कि सतह के क्षेत्रफल पर, अब आपके पास एक गिलास पानी है, उसको गिलास में भर दीजिए, क्या शाम तक पूरा खत्म होगा, नहीं होगा। लेकिन उसी को आप फैला दीजिए, पूरे सतह में फैला दें, थोड़ा दूर दूर, वो थोड़ी देर में फैल जाएगा। मतलब ये सतह की क्षेत्रफल भी पर भी निर्भर करता है। नंबर एक, वायुमंडल के वातावरण के तापमान पर, तापमान अधिक तो क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक, तापमान कम तो वाष्पीकरण कम। फिर सतह पर, वायुमंडल की आर्द्रता पर, आर्द्रता मतलब बरसात के दिनों में क्या है, आर्द्रता होती है, देर में कपड़े सूखते हैं, आपको गर्मी लग रही है लेकिन कपड़े को देर में सीखे, तो ये क्या होता है, आर्द्रता पर भी निर्भर करते हैं। तीन चीज हो गई। इसके बाद वायु की गति पर, जब आप देखते हैं बहुत तेज वायु चलती है तो क्या होता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं, मतलब वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाती है। और जब बहुत हवा नॉर्मल चल रही होती है, या आप देखो जनरल सा, आप थोड़ा गीले शर्ट पहन के आप बाइक से चलाएं, बाइक चलाएं, तो क्या होती है, वो जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि वायु की गति क्या होती है, काफ़ी तीव्र होती है। तो वायु वाष्पीकरण की क्रिया को वायु की गति भी प्रभावित करती है। तो इन चार कारणों पर से प्रभावित होती है। तो देखिए आज जो लेक्चर में था, आज के लेक्चर में इतना ही हम बता दे रहे हैं क्या क्या आज आप लोगों ने पढ़ा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम हेडिंग रिपीट कराते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था गलन। गलन क्या होता है कि एक जिस नियत ताप पर क्या होता है, ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसे गलन कहते हैं। और जिस नियत ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसे गलनांक कहते हैं। फिर आपने पढ़ा था हिमीकरण। हिमीकरण में क्या था, द्रव का गैसीय अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। और जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहलाता है, हिमांक कहते हैं। फिर क्वथन था, क्वथन में क्या था, द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा था, और जिस ताप पर प्रक्रिया हो रही थी उसको क्या बोल रहे थे, क्वथनांक कह रहे थे। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या था, जब कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर वो सीधे क्या होते हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसी का था विक्षेपण। विक्षेपण क्या था, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना। फिर आपने वाष्पीकरण का पढ़ा, तो वाष्पीकरण क्या होता है कि साधारण ताप पर ही क्या होता है, द्रव का किस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, किन किन कारणों पर निर्भर करती है, तो आपको बताया वायुमंडल के तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है, वातावरण के तापमान पर निर्भर करती है, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है, और किस पर निर्भर करती है, वायु की गति पर निर्भर करती है। इन चार कारकों पर निर्भर करती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। स्वस्थ रहें और निरंतर पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।